तो फिर क्या जिया। सैकड़ों घरों का सुकून मिल गया खाक में, जल के राख हो गया सब कुछ इस आग में। दिलों पे सकता है तारी, आंसू आंखों से जारी। गम के बादल छाए, उदासियों के साए हैं। इन लवाहिकीन को ऐ खुदा सब्र दे, इनसे गमों को दूर कर उम्मीद सहर दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं इस मस्ट मॉर्निंग का स्पेशल प्रोग्राम जो कि हमने सानहे कराची के मौके पर यहाँ आकर इस फैक्ट्री में किया है जो बल्दिया टाउन में इस वक्त मौजूद हूँ मैं। जनाब कहूँगी सिर्फ इतना ही कि बेकफन यादें लावारिस पड़ी हैं, बेकफन यादें लावारिस पड़ी हैं, कोई जुदाई की क़यामत बर्पा करके। कितने ही लोगों की कितनी यादें थी अपने लोगों के साथ जुड़ी हुई, लेकिन वो बेवारिस बेगोरो कफन पड़ी हैं अब तक बेसमेंट के अंदर, तहखाना जिसे आप कहें। उन्हें रेस्क्यू अभी तक नहीं किया गया। जितने लोगों को रेस्क्यू किया गया उनकी तादाद आप मुसलसल अपडेट्स में भी सुन रहे हैं, खबरों में भी सुन रहे हैं। और पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा वाक़या है अगर देखा जाए। हमारे यहाँ बहुत ज़लज़ले आए, फ्लड आया, बहुत सारे ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा पहले दिन की तादाद गई 150, 200 इस तरह। लेकिन ज़िंदगी में कभी हमने ये नहीं सुना था कि एक दिन में पाकिस्तान में 300 अफराद ख़त्म हो जाएं या अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये किसका जुर्म है? और जैसा मैं कहना चाहूँगी अगेन कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ। तो जनाब आज हम निकले हैं वो हाथ ढूंढने के लिए कि किसके हाथ पे हमने ये लहू तलाश करना है। क्या उस मालिक के जिसको कपड़ा चोरी होने का डर था और उसने जकड़ दी थी ये बड़ी बड़ी ग्रिलों से अपनी फैक्ट्री को, या फिर उस मैनेजर का जिसने एक फोन पर ताला लगा दिया था कि आग बुझा दोगे, सामान को ऊपर पहुंचा दोगे तो तुम जा सकते हो, या फिर उस चौकीदार का जो बड़े गेट को भी ताला लगा के चला गया और उसने कहा कि पुरसुकून नींद लूं, ये जो करेंगे करते रहेंगे। तो देखने में क्या आया कि वही सारे लोग जो कल तक इस फैक्ट्री को चला रहे थे आज इस फैक्ट्री में चलते चलते जल के खत्म हो गए। आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं, लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं इसी जगह पर कुछ और मेहमानों के साथ। सैकड़ों घरों का सुकून मिल गया खाक में, जल के राख हो गया सब कुछ इस आग में। दिलों पे सकता है तारी, आंसू आंखों से जारी। गम के बादल छाए, उदासियों के साए हैं। इन लवाहिकीन को ऐ खुदा सब्र दे, इनसे गमों को दूर कर उम्मीद सहर दे। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं अब इस वक्त उन तमाम लोगों के साथ मौजूद हूँ जिनके वर्षा अब तक नहीं मिले। जी अम्मा, मेरा बेटा था वो है ना 3 दिन से गायब है, 10 दिन हो गए इधर लगा था। एक ही मेरा बेटा था 18 साल का, यहाँ है ना आए और वापस नहीं गया है। 2 रातें हो गए, 2-3 दिन हो गए, मैं ढूंढ रही हूँ उसको। मेरे को कोई जगह में नहीं मिल रहे, कौन सी जगह में नहीं मिलता है। मैं रो था कि उसके ताले लगी हुई है, किसी बच्चों की जान ले ली सेठ ने, ताले लगा के चला गया। बच्चे किधर से निकलते, आग लगी तो कहाँ से निकलते बच्चे, तो जल गए, कोला हो गए। आपने सड़क खानों में जाके देखा है? नहीं चप्पल मिले, ना जूते मिले, ना कपड़े मिले, कुछ भी नहीं मिला। उसमें कुछ भी नहीं है। कार्ड भी उसका गले में था, अल्लाह जाने किधर है, कार्ड भी नहीं मिला। 83 कार्ड तो उसका नहीं था, छोटी उम्र। ये वो वर्षा है जनाब जो अपने ही वारिसों को इस वक्त ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही आप क्या बोलेंगे? जी मेरे तो पड़ोसी थे, उनके 3 बच्चे एक घर के थे, 3 एक घर के थे। कल मैं वहीं थी सारा दिन। हाँ। मैं पंजाबी हूँ, वो सरायकी थे। तो एक लाश नहीं उनकी मिली जो 13 साल का बच्चा था। वो मैं भी आज उनके साथ आ गई, मैंने बोला चलो मैं भी वहाँ देख लेती हूँ। तो यहाँ जो आपको इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है, यहाँ जो रेस्क्यू टीम्स काम कर रही हैं, जो लोग लाशों को निकाल रहे हैं, आप लोग उनके कामों से तो मुतमईन न देखें, वो तो अपनी जानों को भी खेल बिल्कुल उनकी जान को भी खतरा है। इतनी अंदर हवस है, आग थी, पानी था, उनकी भी जानी है। बिल्कुल वो भी किसी माओ के बच्चे हैं। बिल्कुल सही। जो जल गए वो तो निकल आएंगे, तो और मजीद नहीं जलने चाहिए। हाँ। और मजीद हमारा जो गुस्सा है उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल मैं बारहा ये कह रही हूँ और इन्होंने कितनी अच्छी बात करी। कंट्रोल करना, हौसले और बर्दाश्त से बात करनी चाहिए। जो होना था वो तो हो गया, वो हो गया। उसको हम बदल नहीं सकते। ना इस माँ का बेटा मैं वापस ला के दे सकती हूँ, ना
وہ सेठ ला के दे सकता है जिसने इस फैक्ट्री को ताला लगवाया था जनाब। लेकिन अगर हम कर सकते हैं तो बहुत सारी माओं के बेटों को अभी मरने से बचा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने गुस्से को कंट्रोल करके। तो आपने गुस्से को कंट्रोल करना है। जी बहन क्या कहें? हाँ, ये मेरा भतीजा है, 3 दिन से भतीजा है। ये भतीजा आपका यहाँ फैक्ट्री में काम करता था? 9 साल से काम कर रहे हैं। 9 साल से काम कर रहे हैं। 9 साल से काम कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ के मालिकान का रवैया कैसा था, यहाँ के वर्कर के साथ? वर्कर के साथ सख्त रवैया था। सख्त रवैया था। हर बच्चों को डांटना डपटना, बच्चों को दबा के रखना था। फिर भी ये आप फैक्ट्री हाल देख रही है, गालियाँ लगे चोरी के, चोरी का भले करो, लेकिन कोई अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रही, कोई हवा नहीं जा रही है। लोग काम करते, बच्चे काम करते, उनका तो कुछ एहसास करो। अभी आप गेट खोल दो, सारे बाहर निकल आएंगे। लेकिन मैं आप सब आधे घंटे में ये खाली हो जाती मिल। इतनी कोई बड़ी बात नहीं। पाँव से इंसान को खौफ कितना आता है। लोग ऊपर से छलांगे मारते, औरतें हैं ना नीचे गिर के मरी हैं, लेकिन कोई जाली खोलने वाला या गेट खोलने वाला नहीं था। लेकिन वो तो बंदे मर के नहीं आएंगे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो है उनको तो निकालो, खुदा के वास्ते कोई इंतजाम अच्छी करो जो जल्दी निकले। लेकिन आप देखें काम हो रहा है, बहुत बुरे हालात के होते भी पहले कल जो था ना वो आज बहुत सुस्त हो रहा है। आज काम इतना तेज। लेकिन आप देखें हमारे अपने ही लोग कामों में कितनी रुकावटें डालते हैं। हमारे अपने ही लोग अगर यहाँ शोर मचाएंगे, यहाँ रेस्क्यू टीम इसीलिए कर रहे हैं कि जल्दी करो, जो है अंदर फंसे हुए उनको निकालो। खुदा जाने कहीं कहीं होगे, कपड़ों में होंगे, कोई मिलों में, कोई बिल्कुल मशीनों में। बोल रहे बाहर आते हैं, कोई चीज नहीं अंदर। जी मेरी बहन आप क्या कहेंगी? मेरी कजन है 2 आतिफ और आसिफ। हाँ। दोनों अभी एक की 10 दिन पहले शादी हुई है। पेमेंट लेने आया था। पेमेंट सबके हाथ में थी, सबके हाथ में, किसी के 10,000 15 सबके पेमेंट हाथ में है। बच्चों के निकलने नहीं थी बंदे। सारे हॉस्पिटल में पता किए, सिविल हॉस्पिटल जाते हैं, वो कहते हैं जिना जाओ, जिना जाते हैं, फिर कहते हो आप। ये जो तकलीफ है ना जनाब, इस तकलीफ का कौन जवाब दे? मुझे ये बताइए कि अगर मैं अपने किसी वारिस को ढूंढने के लिए निकलूं, उसके बाद मुझे कोई कहे सिविल हॉस्पिटल जाओ, उसके बाद जिना हॉस्पिटल जाओ, और जिना हॉस्पिटल में भी ना मिले, सर्द खानों में भी मैं ढूंढ लूं, और उसके बाद फिर मुझे इंतजार रहेगा कि शायद वो डेड बॉडी जो इस वक्त तहखाने में मौजूद है उनमें कहीं मेरा अपना प्यारा मौजूद हो। तो ये वो एक तकलीफ है जिससे ये सब लोग गुजर रहे हैं, और इनकी तकलीफ में हम सब शामिल। आपके भाई की लाश आपको मिली? जी नहीं, अभी तक नहीं मिली। बहुत अच्छा मेरा भाई था, लेकिन मेरे को अभी तो वो समय वापस आएगा इंशाल्लाह। मेरा भाई जिंदा है। सब बोलते हैं आप लोग पढ़ो, मैं बोलती मैं नहीं पढ़ूंगी। मेरा भाई जिंदा है, क्यों उसके लिए पढ़ूं? मेरा बाप ज़ईफ है, हर अस्पताल में घूम रहा, रात को 3 बजे वापस आए। कभी जिन्होंने जाते हैं, कभी जेवर में जाते हैं, कभी रांची में, कभी किधर घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, आदमी नहीं मिल रहे। यहाँ जूते भी नहीं मिले, कपड़े भी सबके पड़े, उसके नहीं मिले, कार्ड भी नहीं मिला, सबके पड़े कार्ड, उसका नहीं कार्ड मिला। ये ज्यादा बड़ी तकलीफ है जनाब कि एक बहन ये मानने को तैयार नहीं कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है। एक बाप जो अपनी ज़ईफी को उठाए हुए सिर्फ और सिर्फ अस्पतालों में ढूंढता फिर रहा कि शायद कहीं उसे उसका बच्चा की लाश मिल जाए, कहीं वो शायद इस बात को ही सुकून का इत्मीनान का सांस ले ले कि हाँ मेरा बच्चा खत्म हो गया। अगर उसको वो भी ना मिले तो वो कहाँ जाए? हम किसका जाके गिरबान पकड़ेंगे? हम किसको जाके ये सारे सवालों के जवाब मांगेंगे? ये नहीं हमें अभी तक समझ आ रहा है जनाब। लोगों का गुस्से का बिल्कुल बरहक है, लोगों का गम और गुस्सा हमें दिखाई भी दे रहा है। एक और माँ मेरे पास दुखी या खड़ी है, मैं इनसे बात करना चाहूंगी। जी जी, मेरा भतीजा हाँ आदिल नाम है। हाँ, और 3 दिन हो गए, आज हमारे बच्चे को पता नहीं है क्या कर रहे हैं लोग, क्या हो रहा है यहाँ पर। 3 दिन से हम परेशान हैं। लाशों को आपने हॉस्पिटल में भी देखा? सब आपगढ़ देखा, जीना देखा हमने, सिविल देखा हमने। क्या करें, जवान बच्चे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप कुछ करो। जब मुझसे लोग कहते हैं कि नहीं सेठ के खिलाफ कोई बात नहीं होती जनाब, तो क्यों नहीं होगी? कल को आप ये सोचिए कि आज इनके बच्चे मरे, कल आपका भाई मर सकता है, आपकी बहन जल के खत्म हो सकती है, ऐसे ही किसी फैक्ट्री में। तो आज हमें आवाज उठानी है अपने लोगों के लिए, अपने लिए। अगर आज भी हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हमसे ज्यादा बेहिस कौम नहीं होगी जनाब, हम बहुत बेहिस लोगों में शामिल हो जाएंगे। मैं आदिल की बहन हूँ। आप बहन हैं आदिल की?
तो मतलब वो एक दो तनख्वाह बढ़ी तो क्या तो चौकीदार ने गेट ही बंद कर दिया, गेट बंद कर चाबी भी नहीं थी तो गेट तो खोलना चाहिए, बंदा आराम तो बाहर निकल सकती थी ना, तो जान बुझ के आग लगाई है। कुछ भी कोई जिंदा बच्चा नहीं, 3 दिन होगा यूं ही फिर रहे हम। ये कोई हुकूमत कुछ कर रही है, कुछ नहीं कर रही। मचा हुआ कुछ करो, भाई नहीं हम कुछ कर लेंगे, हम कुछ कर देंगे यहाँ का, हम बहुत परेशान हो गए। इंटरव्यू आ रहे हैं, मतलब कुछ तो कुछ करे। तनख्वाह किस तरह बढ़ती है, गेट बंद करके बढ़ती है तनख्वाह। और आग लग गई तो आप लोगों को चाहिए था कुछ चीज तोड़ के फौरन कोशिश करते। तो अंदर फैक्ट्री क्यों आ रहा है? फायर ब्रिगेड जल के राख हो गए, बदबू उड़ने लगी, हम जीना के मुर्दा खाने के हमसे खड़ा नहीं हुआ गया वहाँ पे। कैसे खड़े हम जाकर वहाँ पर परेशान होकर रह गए। और तो यहाँ का कंपनी का मैनेजर बोले पहले यहाँ गेट पहले मेरा सामान दो फिर बाहर निकालिए। सामान दो बच्चे इंसान सामान तो और आ जाएगा। इन सवालों के जवाब ना मेरे पास है, वो कुछ ना आपके पास है जनाब, ना ही शायद हुकूमत के पास है, और ना ही उस सेठ के पास है जिसके एक फोन पे मैनेजर ने ताले लगा दिए थे और 300 जानों को हमने खो दिया। माएँ अपने बच्चों को नहीं मानने को तैयार कि उनके बच्चे मर गए, बहनें नहीं तैयार कि उनके भाई अब उनके दरमियान नहीं रहे। किनसे पूछे जनाब? जी अम्मा। मेरा भांजा था, मैं तो सजा फुटवाऊंगी, अभी तक मिले ही नहीं ना? नहीं मिले। तो बोलो कोशिश करो मिलने की। शहजादपुर से ये आई हैं सिर्फ अपने भांजे की लाश ढूंढने के लिए, जो कि अभी तक इनको नहीं मिली है। ये सारा शोर जो है, ये जो लोगों की बातें आप सुन रहे हैं, ये गुस्सा है जब उनको उनके वर्सा की लाशें नहीं मिलती। लेते एक ब्रेक के बाद आपको और खानदानों से मिलवाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम और अब मेरे साथ फहीम साहब मौजूद हैं जो कि साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी है। अब मैं उनसे जानना चाहूँगी कि अब जो ये साहनिया पेश आ चुका है, इसके बाद के हालात क्या होने चाहिए और क्या ये क्यों हुआ और किस तरह हुआ और अब क्या हो सकता है। सर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी देखिए, सबसे बुनियादी बात यह है कि बड़े बड़े हादसे कौमों की ज़िंदगी में होते हैं, जिंदा कौमें उन हादसों से सीखती हैं। देखिए, सबसे पहले जहाँ तक यहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त भाई मौजूद हैं जिनका मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक हो सकता है। देखिए, बुनियादी तौर पे जितना मिल ओनर या मैनेजर जो है जिम्मेदार है, देखिए सरमायादार चाहे वो ये मिल ओनर्स, ये तो जिंदा ही हिर्स के ऊपर रहते हैं, ये इस पे रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा। जो शहरी इदारे होते हैं, जो सरकार होती है, अरबाब इख्तदार होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो असूल वाज़े करें, वो कवानीन राइज करें, इन बात को अश्योर करें कि वो लोग जो इस मुल्क का, इस कौम का सनती पहिया चला रहे हैं, उनकी जान और माल की हिफाजत हो, और अगर खुदा न खास्ता उनको कुछ हो जाए तो उनको प्रॉपर्ली कंपनसेट किया जाए। ये जितने इस शहर के बेटे बैठे हैं, जब तक अपने पंजे जमीन में गाड़ के अगर मुतालबा नहीं करेंगे, इस हादसे की एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए, उस इंक्वायरी का मकसद ये नहीं है किस किस को लटकाना है, वो आपकी मर्जी है। कौम जिसको मौका मिलता है सड़क पे जलाती थी, बड़े से बड़ा कातिल घूमता फिरता रहता है, उसको कुछ नहीं होता, वो मेरा मसला नहीं। मेरा बुनियादी मसला ये है कि आप इस शहर में से, आपको जज पसंद नहीं, आप इस शहर में 4-5 कॉम्पिटेंट, एहलियत वाले, ईमानदार, जिनको इस मुल्क में, पूरे मुल्क में इज्जत, उन लोगों को आप दीजिए, उनको कहिए आप अगले 30 दिन कोई काम नहीं करना है, आपने इस हादसे की इंक्वायरी करनी है। ये हादसा हुआ कैसे? ये हादसा मंगल को नहीं हुआ, ये हादसा 22 साल से चल रहा था। बिल्कुल, ये हादसा बराबर की तमाम फैक्ट्रियों में आज होने को बैठा है। हम तो सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं कि मालिक फैक्ट्री का, मैं कहता हूँ मालिक बिल्कुल है, बिल्कुल मैनेजर भी है, मगर इसके अंदर मैनेजर है, लेकिन वहाँ हम उन इदारों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते जिनको चेक एंड बैलेंस इस फैक्ट्री का रखना था। आप ये कहती हो, अगर ये कहो कि सिर्फ फायर इंस्पेक्टर जिम्मेदार है, या लेबर अफसर जिम्मेदार है, या EOBI का अफसर है, वो भी जिम्मेदार हैं, मगर उतने ही जिम्मेदार हैं जितने इनके मिनिस्टर्स, जितने इनके सेक्रेटरीज, जितने इनके डिपार्टमेंटल हेड्स, ये सारे के सारे जिम्मेदार हैं। देखिए, यहाँ लोगों ने रात दिन काम किया है। यहाँ पर आप फायर ब्रिगेड को, हो सकता है कि फायर ब्रिगेड का कोई आदमी पाइप छोड़ के भाग गया, मगर यहाँ से निकालने वाले, तोड़ने वाले अपनी रातें, तो किसी को जो उनका क्रेडिट है उनका वो मत। देखिए, फराग दिली से काम लीजिए। अगर आपने इससे कुछ नहीं सीखा तो शायद आपके नसीब में यही लिखा है कि आपके साथ दोबारा यही होना चाहिए। जब तक हम अपने आप को बहैसियत इंसान, शहरी समझना नहीं शुरू करेंगे और अपना जो जिम्मेदारी है उसको बहैसियत, बाकी तमाम हवाले
जो हैं वो बाद में आते हैं। उस माँ का क्या हाल हो रहा है? काला हमारी बहन है। उस माँ का पूछे क्या हाल हो रहा है? ये ताला क्यों लगाया गया? ये मकसद था की गई है। ये मकसद था ये। वो कैसे निकल के जब किसी और के लिए रास्ता और उस स्टेट को भी यहाँ पर लाके खड़ा किया जाए, यहाँ पर लाके खड़ा किया जाए। हमें इंसान चाहिए, इंसान। पता है यहाँ जो लोग कसमुफरसी के आलम में, बेबसी के आलम में मरे, वो सफोकेशन से नहीं मरे, वो इसलिए मरे। देखिए ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को आप कहते हो कि जी मखदूश करार दे दी गई। आपको पता है मखदूश कराने का मतलब क्या होता है? इस कंक्रीट के अंदर सरिया होता है, वो सरिया बोल जाता है, वो 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके बोलता है। जब इतना जोरदार अंदर टेम्परेचर हो, हाई प्रेशर होता है, ऑक्सीजन अंदर आ नहीं सकती, सिर्फ अंदर से चीजें बाहर जा रही होती हैं। लोग बेचारे खिड़कियों के ऊपर जाके सांस लेने की कोशिश करें, वहां तो सारी की सारी सुपर हीटेड चार्ज गैसेस जो हैं बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। आप देखो मस्जिद का रास्ता आपने बंद कर दिया, ये कहते हैं सारे रास्ते बंद है जनाब। अच्छा आप मुझे सादिया मुझे ये बताइए कि ये क्यों हुआ? इसलिए कि हमारे बिल्डिंग कंट्रोल में, ये तो साइट का इलाका है, यहाँ एक छोटी सी बिल्डिंग में साइट का बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, वो करता है। क्या हमारे शहर में फायर एस्केप्स की कोई तस्वुर है? ये जितना मटेरियल रखा हुआ है ये सारा का सारा हाईली फ्लेमेबल है। प्लास्टिक, पॉलिएस्टर, नायलॉन पेट्रोल से बनते हैं, ये पेट्रोल बॉम्ब होते हैं। अगर आप सिर्फ कॉटन जलाओगे ना तो वो कॉटन जलेगा, टेम्परेचर 400 डिग्री जाएगा, 300 डिग्री जाएगा। अगर आप प्लास्टिक को जलाओगे टेम्परेचर 1800 और 2000 डिग्री पे जाएगा। तो आप जब तक इन चीजों को नहीं समझोगे, आप इन माओं को, बहनों को, इन भाइयों को, वालिदैन को नहीं, आप दलासा आप फिर सिर्फ और सिर्फ दफ्तरी कार्रवाई कर, आप फाइल का पेट भर रहे हो। फहीम साहब थैंक यू सो मच, आपने बहुत जामे गुफ्तगू करी, वो गुफ्तगू जो जिसमें मुझे सवाल करने नहीं पड़े जनाब, क्योंकि मेरे तमाम सवालों के जवाब इनके ही गुफ्तगू में शामिल थे। ऐसी कई फैक्ट्रियां हैं जो ऐसा कि फहीम साहब ने कहा जो अब दोबारा हमारे सामने पेश आएंगी। इससे सीखिए आज जो वाकया हुआ है, जो हमारे अपने हमने खोए हैं, अब भी अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई तो फिर हम कभी नहीं उठा पाएंगे। अब मुझे लगता है वो इनकलाब आएगा और ज़रूर आएगा। लेते हैं ब्रेक के बाद करते हैं। कंपनी में काम कर रहा था, अभी तक इसकी मुझे कोई पता नहीं चला। मैं यहाँ आया, ईदी वाले हमें आगे नहीं छोड़ रहे थे, चीपा वाले नहीं छोड़ रहे थे, कोई नहीं छोड़ रहा था, कोई भी नहीं छोड़ रहा था, लेकिन वो काम भी नहीं कर रहे थे। जब मैं यहाँ आया मैंने देखा तो यहाँ मुत्तहिदा के लोग भी काम कर रहे थे, हमारे पठान भी कर रहे थे और बड़े स्पीड से कर रहे थे, और इसमें बलोच भी थे, मियावाली, यानी कोई। लेकिन भाई मैं तो कहती हूँ ये एक घर का नहीं, ये हमारे पूरे पाकिस्तान का अलमिया था। बिल्कुल, यहाँ सब काम कर रहे थे और यहाँ जो काम कर रहे थे वो सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं कर रहे थे, वो इंसानियत के लिए कर रहे थे। लेकिन वहाँ मैंने सुना कि वो लोग कर रहे हैं कि ये हम इंसानियत के लिए कर रहे हैं। ईदी वालों ने मुझे बताया हम ये इंसानियत के लिए कर रहे, छिपा वाले। लेकिन अच्छा दूसरी बात, ये लाशें निकाल रहे थे, लेकिन जब हमारे यहाँ कोई लोग थे तो हमें चेहरा क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? किसी को ईदी वालों ने नहीं दिखाया, छिपा वालों ने नहीं दिखाया, यहाँ दिखाया, नाम लेकर बताया। मेरे भाई इस बात, मेरी बहन जज्बाती ना हो, आप लोग समझे वो शक्लें इस काबिल नहीं थी कि जिनको दिखा के और आप लोगों शक्लों की बात नहीं है। हम अपने भाइयों को अपने हाथों से पहचान सकते हैं, अपने पैरों से पहचान सकते हैं, उनके जिस्म पर कोई निशान से हम पहचान सकते हैं। क्योंकि लोगों की शक्लें खराब हो गई, ठीक है, खराब हो गई थी। 3 दिन से मैं मुर्दा खानों में घूम रहा हूँ, कराची के तमाम मुर्दा खानों में, सिविल जिना में घूमा हूँ मैं। वहाँ पे लोगों की पैंट्स वगैरह में से जो वॉलेट्स वगैरह हमने निकाले हैं, वॉलेट्स निकाले हैं, उससे हम नाम शनाख्त कर रहे हैं बंदों के। मेरी माँ अभी तक बेहोश पड़ी है। जब मैं फोन करता हूँ वो कहती है मुझे मेरा बेटा ला के दो। कहाँ से ला के दी? ये उससे ये पूछा ताला क्यों लगाया? यही सवाल बहन मैं सुबह से पूछ रही हूँ कि ताला क्यों लगाया? ये कौन से ऑर्डर से जिनके ताला लगा था? वो कह के गए मशीनें संभालो, मेरा माल संभालो, क्यों, क्या वजह थी? चिंता लेके गए, 7 बजे आग लगी। कल सुबह बेसमेंट जो बिल्कुल पैक था, जहाँ पे बॉयल वाटर था, जहाँ के बारे में हमें लोगों को कंफर्म हो गया था कि यहाँ पे कम से कम 30 से 40 डेड बॉडीज हैं,
اندر سے کچھ فون آنا شروع ہوئے کہ ہمیں بچاؤ. یہاں پہ جو متحدہ کے کیمپ اور جو کارکن تھے انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں کی ایک زمین میں سے ایک دیوار توڑی اور وہاں سے 2 بندوں نے, ایک بندہ اندر گیا ہے, اندر دیکھ کر آیا, اندھیرا اتنا تھا نہیں نکال سکے, اس کے بعد جو ہے نا ہمارے کو اندر نہیں جانے دیا. ان لوگوں نے 2 بندے نکالے, زندہ نکالے, اس کے بعد اب کوئی کام نہیں کرنے دیا. لوگ کرنے کو تیار ہیں نا, آپ نہیں کر سکتے ہیں نا, ٹھیک ہے تو پھر آپ ہمیں جانے دیں. تمام ریسکیو اداروں نے جو ہے نا ہمیں روک دیا کہ نہیں اب آپ آگے نہیں جائیں گے. جب ہم دونوں کو نکال سکتے ہیں کیوں روکا گیا؟ اور بابی اختیار اس کو جناب میں یہاں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ اگین وہی بات کہ ہم کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کریں. تو یہاں صرف ہم وہ ہاتھ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ یہ لہو ہم نے کس کے ہاتھوں پہ تلاش کرنا ہے. لوگوں کی باتیں آپ نے سنی, ان کا غصہ آپ نے سنا, اور جو کہ برحق ہے میں ان کے ساتھ ہوں, میری ٹیم ان کے ساتھ ہے. آج ہمیں یہاں کا انچارج لا کے دو, اس کی فیملی لا کے دو. آپ لوگ جہاں آپ کا غصہ وہاں میں ان بھائی کی بھی بات سن رہی تھی. یہاں کوئی کام صحیح نہیں ہو رہا ہے. کوئی میرا بچہ ہے اندر, میں ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں, جو نا میرا بچہ مجھے نہیں ملتا. ایک یہ باپ ہے جس کی آنکھیں شاید رو رو کے خشک ہو چکی ہیں, خشک ہو گئی ہیں, جس کی آنکھوں میں اب نہ یہ احساس باقی ہے کہ شاید اس کا بچہ اسے ملے گا, نہ یہ لمس باقی ہے کہ شاید وہ اس بچے کو کبھی چھو پائے گا. اس باپ کے چہرے میں وہ تمام سوالات چھپے ہیں جو شاید یہ زبان سے نہیں کہہ پا رہا, لیکن اس کا چہرہ سب بیان کر رہا ہے. جناب لیتے ہیں بریک کے بعد آپ سے سوالات اٹھائے گئے ہماری یہاں ریسکیو ٹیموں کے لیے, فائر بریگیڈ کے عملے کے لیے, ایمبولینسز کے لیے. آئیے ذرا ان سے بھی بات کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں. یہاں لوگوں کا بہت مجمع ہے, غصے سے بھرے ہوئے لوگ ہیں جن کے ورثہ نہیں مل رہے ان کو جناب, اور یہ غصہ میرا خیال ان کا بالکل برحق ہے. دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمیں اگر کوئی فائر بریگیڈ کا عملہ ملتا ہے تو ہم اس سے بھی بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر کیا وجوہات ٹھہری تھیں, کیا انہوں نے اس وقت کے کیا لمحات دیکھے تھے جب اپنے آنکھوں سے جب آپ کسی کو جلتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے اوپر کیا گزرتی ہے. اس کو ہمیں کبھی درگزر نہیں کرنا چاہیے, اگنور نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ایسی تکلیف ہے جناب کہ جس کو ہم چاہیں بھی تو ہم بھول نہیں سکتے, کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہے اور ان کے بھی اپنے گھر میں اولادیں ہیں اور انہوں نے جلتی ہوئی اولادیں, جلتے ہوئی مائیں, جلتی ہوئی بہنوں کو دیکھا ہے. تو کیا آپ سوچیے کہ ان کے دماغوں پر اب تک کیا اثرات ان 3 دنوں میں پیش آئے. ہم بہت آسانی سے انگلیاں اٹھاتے ہیں ہر عملے کی طرف, ہر ادارے کی طرف, لیکن ہم کبھی ان کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. آئیے دیکھیں, میں چاہوں گی میرے کیمرہ مین بھائی ذرا مڑ کے دکھائیں کہ یہ بچے کس طرح رضاکارانہ طور پہ پانی کو اس میں شفٹ کر رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچے لگے ہوئے ہیں اپنے کاموں میں. وہاں بھی دیکھا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, لیکن ہم پھر وہی کہنے پہ مجبور ہیں کہ نہیں, یہاں کوئی کام نہیں ہو رہا. اگر کوئی کام نہیں ہو رہا تھا تو اب تک اتنی جو لاشیں نکلی ہیں وہ لاشیں کیسے نکلی ہیں؟ مجھے یہ سوال اپنی عوام سے پوچھنا ہے. ذرا ایک دفعہ سوچئے کہ اگر 300 لاشیں نکال لی گئیں تو وہ کیسے نکالی گئیں, اور اس پر ہم کہتے ہیں کہ کام نہیں ہو رہا. میرے ساتھ فائر بریگیڈ سے احتشام الدین ہے جو چیف آفیسر ہے اس پورے آپریشن کے, ان سے بات کرتی ہوں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ لوگ پچھلے کئی 3 دنوں سے یہاں کام کر رہے ہیں مسلسل. جی. آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے جلتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے اور جلتے ہوئے جسموں کو نکالا ہے اپنے ہاتھوں سے. تو آپ کے دماغی اس وقت کیفیت کیا ہے, اور جو الزام لوگوں کا یہاں لگ رہا ہے کہ جی فائر بریگیڈ لیٹ پہنچی تھی یا فائر بریگیڈ کی طرف سے ابھی تک کوئی کام نہیں ایسے نظر آ رہا, بیسمنٹ سے لاشیں اب تک ریکور نہیں کی جا رہی, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں کہ ہمارا ریسپانس ٹائملی تھا کل, اور راستے کی مشکلات, ان ایون باؤنڈ سڑکوں کی حالات سب کے سامنے, اور بارشیں بھی ساتھ, مگر ٹائملی رسپانس دے دیا تھا. جب فائر ٹینڈرز یہاں پہنچے ہیں تو آلریڈی پوری بلڈنگ آگ میں تھی. سنا یہ گیا ہے, جو اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کہ کوئی الیکٹرک ڈس آرڈر ہوا ہے, دھماکے ہوئے, اس کے بعد پوری بلڈنگ لپیٹ میں آ گئی, اور بدقسمتی سے اس کے تمام ایکسس روٹ, تمام راستے تالوں سے بند ہیں, تمام ورکر یہاں ٹریپ میں پھنسے ہیں, اور زیادہ جو موسٹلی ہے وہ کھڑکیوں کے سامنے جہاں ان کو آکسیجن ہوا مل سکتی تھی اس طرف انہوں نے رسپانس کیا ہے, مگر آگ نے ان کو ٹائم نہیں دیا. ہاں بالکل. وہ بہت سے آپ کے اپنے بھی میرے خیال ورکرز ہوں گے جو بے ہوش ہوئے ہوں گے اس وقت کی صورتحال, اتنی گرمائش. جی 1 سے 2 سفوکیٹڈ ہوئے ہیں, بہرحال وہ سیف ہے, کوئی وہ خطرے کی بات نہیں ہے.
मगर जो अंदर लोग जो सारे बंद रहे हैं, उनकी इतना बड़ी ट्रेजेडी है, अफसोस हमें भी है। हम पूरी कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर काम करें। यहाँ जाने का एक्सेस नहीं था, आप खुद देख लीजिए जिस तरह बिल्कुल ये ग्रिल को काटा है, निकाला है हमने, जंप पैक की गई है। स्टेयरकेस की हालत आप जाके देख लें, यू हैव ए राइट टू इट, आपका राइट है, हक आप दिखा दें कि किस तरह का कोई रक्षा नहीं है। बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज से होता है, बहरहाल कमी पेशी होती है, हम ये नहीं कहते, मगर हमने पूरी कोशिश की है। बेसमेंट में मैं खुद मौजूद हूँ, अभी भी इनके वर्कर, इनके लोग भी मौजूद हैं जो थोड़ा डेडिकेटेड है। हम उनको अंदर ले जाते हैं, दिखाते हैं, क्योंकि मास कैजुअलिटीज है और बहुत ज्यादा वर्कर्स थे। बाद लोग आग जगने के बाद आगे पीछे भागते हैं, छुपते हैं, ये भी मुमकिन होता है। उसके बावजूद भी हम मुसलसल वो कर रहे हैं। एक डी वाटरिंग ऑपरेशन भी हो रहा है, चंद गिनती का चंद इंच पानी वो भी निकल जाएगा। ऐसे कोई डेड बॉडीज हमारी निशाने में नहीं आ रही। अभी सवाल मेरी बहनों ने अभी उठाया था कि जी फायर ब्रिगेड के लोग काम नहीं करे, पानी निकाला नहीं जा रहा, तो आप ये देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन भी आपको दिखाएंगे कि काम मुसलसल चल रहा है। कैमरे को अगर आप वहाँ ले जा सकते हैं, आइए मैं आपके साथ चलती हूँ कि एक पानी भी निकाला जा रहा है। सर आप मेरे साथ आएंगे। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि ये पानी वहाँ से निकाल के यहाँ नाले में फेंका जा रहा है और फिर हम अपने ही लोगों को कहते हैं कि यहाँ काम नहीं हो रहा। तो ये काम नहीं होने पे ये हाल है। ये चाहे आप अपने मदद आपके तहत काम करें या इदारे मिलके काम करें, काम हो रहा है लोगों की जानों को बचाने के लिए या वहाँ मौजूद उन लाशों को निकालने के लिए काम मुसलसल चल रहा है। रात दिन आप देख रहे हैं, रिपोर्टिंग का सिलसिला हर चैनल पे जारी है और आपको दिखाया भी जा रहा है। अगर काम नहीं हो रहा होता तो इतनी लाशें रेस्क्यू कैसे होती? मैं सिर्फ ये सवाल अपनी आवाम से करना चाहूंगी कि आपके गुस्से को, आपके गम को मैं बहुत बेहतर तरीके से समझ सकती हूँ, लेकिन उसके साथ में इन तमाम भाइयों को आज सलाम पेश करती हूँ जो कुछ सोचे समझे बगैर कि कहाँ पंजाबी है, पठान है, महाजिर है, कौन है, सिर्फ ये सोच करके वो इंसान है कि काम कर रहे हैं। जनाब यही इंसानियत का दर्जा हमें हमारे मजहब ने भी दिया है कि अगर तुम इंसानियत के दर्जे तक पहुंच जाओगे तो तुम एक अच्छे मुसलमान बन जाओगे। तो अच्छा मुसलमान होना आज मेरे इन तमाम भाइयों ने साबित किया कि जब मुसलमानों पे बुरा वक्त आया है, जब किसी ने हमारे साथ बुराई करने की कोशिश करी तो हम एकजुट होकर खड़े हो गए हैं। तब हमने ये नहीं देखा कि सामने वाला महाजिर था, पठान था, सिंधी था, वो किस कौम से ताल्लुक रखता था। हाँ, बस देखा तो ये देखा कि वो हमारा भाई था, उसके रगों में भी वही खून बहता था जो मेरी रगों में बहता है। तो जनाब ये काम जारी जो आप देख रहे हैं। नाजी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शुएब, मैं इनसे बात करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। कहा जा रहा है कि यहाँ इंतजामिया नजर नहीं आ रही, तो क्या वजह है जो इंतजामिया को लोग इतना उसका फॉल्ट नजर आ रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में तो इंतजामिया को उस तरह से फॉल्ट नहीं है। पुलिस वाले भी जो थी रात को भी यहाँ पे सारे मौजूद थे, कल भी हम लोग मौजूद थे और परसों जब वाक़या हुआ तब से जो है लगातार पुलिस वाले भी मौजूद है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड वाले भी आप देख रहे हैं, पीछे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। सिटी गवर्नमेंट वाले जो की गाड़ियाँ भी जो है आपने देखी हैं, सारी की सारी मौजूद हैं। तो यही है कि अभी पानी जो है बेसमेंट के अंदर से वो ड्रेन किया जा रहा है और फाइनली बिल्डिंग जो है क्लियर तभी की जाएगी जब बेसमेंट से पानी क्लियर हो जाएगा और एक दफा पूरे उसके भी स्वीप कर लिया जाएगा। बाकी बिल्डिंग जो है वो क्लियर कर। आइडिया आपको है कि वहाँ अंदर डेड बॉडीज मौजूद हैं या नहीं? देखिए अभी तो मेरे ख्याल में कब्ल वक्त ही होगा कि मैं कोई इस बात में डेफिनेटिव कह दूं कि बेसमेंट में है कि नहीं है, लेकिन ये है कि हम लोग इसी चीज़ पे लगे हुए हैं कि वहाँ से पानी ड्रेन किया जाए ताकि एक दफ़ा रेस्क्यू की टीम्स अंदर जाके देख सकें कि अंदर है कि नहीं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मुझे व्हाट्सएप मिले जिनके अपने वारिस अब तक उन्हें नहीं मिल पाए, तो उनके पीछे क्या वजूहात आपको नजर आती हैं कि ये एम्बुलेंसेज की भी कोई वो होगी कि जो उन्होंने लाशों के ऊपर लाशों को रख के जो भागे हैं और सड़क खानों में, तो क्या उसकी वजह से भी उनकी भी कोई खराबी नजर आ सकती है सूरत हाल में? नहीं, मैं इसको ये बिल्कुल ही समझूंगा। असल में काफ़ी सारी बॉडीज जो हॉस्पिटल्स में कल गई हैं यहाँ से, वो देवर बैडली बर्न्ड, तो वो देवर बियॉन्ड रिकग्निशन सम ऑफ देम। तो उनका यही है कि अभी ऐलान जो हुआ है उसके मुताबिक DNA टेस्ट करवाया जाएगा और उनको जो है रिकग्नाइज उनके जो हैं वारिसीन कर नहीं सके। तो अभी भी जो है दे आर स्टिल बॉडीज जो कि उनकी जो आइडेंटिफाई नहीं हो सकी हैं। तो अभी आप भी जिस तरह से समझते हैं कि कोई पता नहीं उन्हीं बॉडीज में से उनका कोई रिश्ता। नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त मेंबर सूबाई असेंबली हनीफ साहब मौजूद हैं। यहाँ मैं चाहूँगी कि देखें कि ये वो रास्ता है जहाँ से इसको बनाया गया और यहाँ से किस मुश्किल के तहत ये गए होंगे, क्योंकि ये
पीछे गली भी है और यहाँ से तो इसको आप लोगों ने किस तरह कवर किया था? यहाँ पर हमने तख्ता लगाए। हाँ। और वहाँ से यहाँ से अंदर जाके सामने रास्ता है जिसका गेट बंद कर दिया गया था। इस पोर्शन में आग नहीं लगी थी। तो हनी भाई अब तक पता नहीं चला कि वो गेट बंद क्यों किया गया था? वो गेट इसलिए बंद किया गया था कि जब सुबह को 9 बजे आग लगी उस वक्त इन्होंने अपनी मदद आग के तहत जो आग बुझाने की कोशिश की, बुझ गई, लेकिन शाम को वो आग दोबारा भड़की और जब स्टाफ ने मुझे बताया उनके मैनेजर और उनके सेट को कि भाई ये आग लग गई है, तो उन्होंने क्या किया कि ताले लगा दिए, बोला पहले आप आग बुझाएं तब आप बाहर जा सकते हैं। ये देखिए कितनी बड़ी ज्यादती जुर्म किया, जुर्म है, इंसानियत का कत्ले आम इसे आप कह सकते हैं कि ये कत्ले आम किया गया है कि जब आप कहते हैं किसी को कि मैं यहाँ ताला लगा के जा रहा हूँ और तुम जब तक ये काम नहीं कर दोगे तब तक तो मेरा ख्याल है नाज़रीन वही वाली बात जैसा कि मैंने शुरू में कही दोबारा कहूंगी कि किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करे। तो जनाब ये अब हमने ढूंढना है कि वो कौन से हाथ हैं जिनके हाथों पे हमने अपना लहू तलाश करना है। क्या वो मैनेजर जिसने अपने सेट की बात मानी और ताला लगा दिया, या वो सिक्योरिटी गार्ड जिसने बाहर का भी गेट बंद कर दिया, या वो लोग जिन्होंने सिर्फ कपड़ा चोरी होने, कितना कपड़ा चोरी हो जाता है जो आप बड़ी बड़ी ये मोटी मोटी ग्रिल्स देख रही हैं। मुझे तो लग रहा है कि मैं किसी जेल के अंदर जाने वाली हूँ। ये जेल में भी शायद इतनी बड़ी और इतनी मोटी ग्रिल्स नहीं लगती होंगी कि कितना कपड़ा यहाँ से चोरी होगा, ये इसका आपने खुद फैसला करना है। लेकिन हम अगर जानते हैं तो ये जानते हैं कि 300 से ज्यादा लोग इस वक्त जो हैं वो मर चुके हैं और जनाब कितनी ही लाशें ऐसी हैं जो नीचे तैर रही हैं पानी में और उनको अभी तक निकाला नहीं जा सका। उस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे कि उसके लिए क्या काम हो रहा है? देखिए नीचे बेसमेंट का जो एरिया, बेसमेंट में मैं खुद उतरा था, मैंने इस फैक्ट्री का फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का पूरा सर्च किया, मैं खुद गया साथ में, हमारे जितने रजाकार हैं उनके साथ। इसके बाद मैंने बेसमेंट में भी गए हम, तो बेसमेंट कुछ पार्ट ऐसा था, कुछ पोर्शन ऐसा था जहाँ आग लगी हुई थी वहाँ हमारे रजाकार नहीं पहुँच पाए, तो उसके टेम्परेचर को डाउन किया जा रहा था। रात को उसके टेम्परेचर को डाउन कर दिया। अब हम दाखिल कर रहे हैं, वहाँ से डिपार्टिंग बम करा रहे हैं, पानी कुछ भर गया है उसको डिपार्टिंग करा रहे हैं, सर्च लाइटें लगा रहे हैं, उसको सर्चिंग कर रहे हैं। लेकिन अंदर से ज़्यादा अल्लाह ना करे कि वहाँ पर कोई ऐसी बॉडी हो, लेकिन एक खदशा है कि ज़्यादा 5-10 से ज़्यादा नहीं होंगे, अगर होंगी भी तो 5-10। हमारी भी दुआ ये कि अल्लाह करे इससे ज़्यादा बॉडीज़ वहाँ ना मिलें जनाब, क्योंकि पता नहीं कितने ही घर उजड़ गए और अपने वर्षा को सिर्फ इस वक्त तलाश करते फिर रहे हैं। अभी बाहर का आपने नज़ारा देखा कि वहाँ लोगों की चीखो पुकार मची हुई है कि हमारे बच्चों की लाशें या हमारे बाप की लाशें या हमारे भाइयों की लाशें हमारे हवाले कर दो। तो ये सब क्या हम अंदर जा सकते हैं इसकी? आइए ऊपर आइए जनाब। बाहर मुल्क हम बहुत सारी चीज़ों को चुराने की कोशिश करते हैं, तो क्यों नहीं हम उनकी अच्छी चीज़ों को चुराते हैं। उनके फायर एग्जिट्स अलग होते हैं, हर साल के हर महीने के जिस तरह हमारे आईडी कार्ड्स जब रिन्यू करवाने जाते हैं तो क्यों नहीं ऐसा कोई लॉ पास होता जिसमें आपकी जब फैक्ट्री हो तो उसका भी दोबारा से रिन्यू किया जाए, चेक किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ इदारों में पैसे खिलाए जाते हैं और फिर उसके बाद चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। वो पैसे कौन खाता है, क्यों खाता है, किस लिए खाता है, ये फ्रस्ट्रेशन क्यों बिल्डअप होती जा रही है हमारे लोगों में, ये हम नहीं जान सकते। लेकिन हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे अपने लोग मर रहे हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं उस फैक्ट्री के अंदर आखिर हुआ क्या था और कैसे हुआ था। ये जाना भी एक मुश्किल मरहला है, लेकिन जनाब आपके लिए ये कोशिश करेंगे। आप ये सामने ये फैक्ट्री देख रहे हैं, ये पोर्शन सामने नजर आ रहा है आपको, ये पूरा जल चुका है। ये सामने ये सब आप देख रहे हैं कि ये पूरा जल चुका है। हम इस तरफ आते भी हैं और यहाँ सुनेगा कि सबसे ज्यादा बॉडीज को रेस्क्यू किया गया था, लेकिन वही वाली बात है कि वो जो बॉडीज थी वो जल चुकी थी, झुलस चुकी थी, जिनको रेस्क्यू किया गया। काश ये इतनी मोटी मोटी ग्रिल्स ना होती तो कुछ जिंदा लोग भी बच पाते। मुझे नहीं समझ आ रही कि इसके पीछे क्या वजूहात ठहरी होंगी कि जो अब तक इतनी मोटी ग्रिल्स हैं और इनके लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा, सिर्फ बातें हैं और वो बातें चंद दिनों बाद मुझे लगता है खत्म हो जाएंगी। जगह खड़े कि इस फैक्ट्री का जीना यहाँ पर आकर खत्म होता है। यहाँ पर दीवार सुन दी गई थी, दीवार ये आप लोगों ने तोड़वाई है? जी, हमारे रजाकार ने तोड़ी है दीवार को, दीवार तोड़कर यहाँ से दाखिल हुए और सारी बॉडियों को इस स्टेप के जरिए हमने इस छत पे लाए, यहाँ से हमने वहाँ मुंतकिल करके रेस्क्यू किया। इस फैक्ट्री में शदीद आग लगी होगी, जितनी लेबर है लेडीज एंड जेंट्स उन्होंने यहाँ कम आग होगी, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए इस वॉशरूम में दाखिल हुए, लेकिन यहाँ भी वो अपने आप को बचा नहीं पाए। और यहाँ पर थपकी बिल्कुल लगी हुई थी, लातादाद यहाँ पर बॉडीज थी जो हमने यहाँ से रेस्क्यू की इस वॉशरूम के में। आग का सामने हुआ है ना, वो मैं मौजूद। अब मैं ग्रिल तोड़ूंगा, कैसे तोड़ूंगा मुझे बताइए, आप हाथ लगाए थे? बिल्कुल जनाब, ये ग्रिल तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, इसको हिलाना बड़ा मुश्किल काम है कि हिलाएंगे कैसे इसको। आग लगी होगी वो बेचारी लेबर
مجبور ہو گئے. کوشش بھی کی ہوئی ہیں لیکن کیا کر سکتے ہیں. جناب یہ ساری چیزیں آپ یہ توڑ پھوڑ دیکھ رہے ہیں, یہ یہاں کتنے ہی لوگ ہوں گے جو مر گئے. جناب اس وقت اظہار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اگین ایم کیو ایم رہنما ہیں. اب ان سے بھی گفتگو جاری رہے گی. آپ بھی یہاں آئے, آپ نے بھی دیکھا, کیا کہنا چاہیں گے اظہار صاحب؟ اس صورتحال پہ چلتے بھی جاتے ہیں اور بات بھی کرتے جاتے ہیں. دیکھیں یہ بہت بڑا نیشنل ٹریجڈی ہے. یہ کوئی آسان حادثہ نہیں تھا, یہ ڈیزاسٹر ہے. یقیناً اس میں بہت سارے ملٹیپل اس کے فیلیورز ہیں, اس کے ملٹیپل ڈائمینشنز ہیں. اب ظاہر ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو ہے وہ اپنا کام ہو رہا ہے کہ منسٹری انڈسٹری یا لیبر ہے وہ اپنے طور پہ ایک رپورٹ پیش کریں گے, لیکن ایک پولیس بھی اپنی ایک انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ وجوہات کیا تھی جو اتنی بڑی آگ لگی اور پھر وہ جو بلاسٹ ہوئے وہ کون سے تھے. لیکن اس کے آج کے اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا یہ سب سے بڑا سانحہ ہے. جی جی بالکل, فائر کا سب سے بڑا سانحہ ہے. اور جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہاں سے بے انتہا لاشیں نکالی جا چکی ہیں, اور یہ پورا کراچی اس وقت بلکہ پورا پاکستان اس وقت وہ اس سانحے کے اوپر غمزدہ ہے. تو ناظرین یہاں اتنی اسمیل ہے, میں ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے یہاں ریسکیو کیا لوگوں کو. یہاں ریسکیو کی ٹیمیں نہیں پہنچ سکی, وہاں یہ لوگ پہنچے اور انہوں نے وہاں سے لاشوں کو نکالنا, کیونکہ ایک جگہ سے آپ سوچیں کہ اتنی لاشیں نکلی ہوں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر میں چاہوں گی میرے کیمرہ مین بھائی ذرا صرف نیچے چپلیں ہی دکھا دیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں کتنے لوگ مرے ہوں گے. اور یہاں ایک دفعہ اگر کوئی آئے تو وہ سوچ سکتا ہے کہ یہاں اسمیل کتنی ہے, ایک جلنے کی, ایک لوگوں کے جلنے کی. جب ماس جلتا ہے اس کی الگ ایک اسمیل ہوتی ہے, اور جب کپڑا جلتا ہے اس کی ایک الگ اسمیل ہوتی ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کتنی بڑے پیمانے پہ یہ چیز ہوئی ہے, اور جس کے اندر ہم یہ سوچ رہے تھے کہ صرف یہ آگ لگی. مجھے لگتا ہے یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے جس پہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ مینیجر کو کون سا رائٹ کس نے دے دیا تھا کہ آپ زندگیوں سے کھیلیں اور کہیں کہ جب تک تم آگ نہیں بجھاتے تمہیں باہر نکلنے کی اجازت نہیں. آپ نے ایک بہت اچھی بات کی ہے جو شاید اور دوسرے چینل نہ کر رہے ہوں. آپ لوگ بعض چینل چلا رہے ہیں کہ اپنی مدد آپ, یہ اپنی مدد آپ کے تحت ضرور ہے, لیکن ان رضاکاروں کو جو ہزاروں ایم کے یہاں پر موجود ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا نہ کرنا زیادتی ہوگی, کیونکہ انہوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کر ان ڈیڈ باڈیز کو اٹھایا ہے جہاں پہ تمام این جی اوز, تمام سول ڈیفنس کے ادارے وہ اندر داخل نہیں ہو رہے تھے, اور انہوں نے یہ توڑ کر ہمارے علاقائی ایم پی حنیف شیخ یہاں دن رات ڈیوٹیاں ہماری لگی. ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جنہوں نے اس سول ڈیفنس کے کام میں ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کے مدد کیا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں آپ کے چینل کا. میں آپ سب کی شکر گزار ہوں ان تمام لوگوں کی طرف سے جن کے یہاں میں کہتی ہوں لاوارث لاشیں پڑی رہیں, اور آج بھی نیچے مائیں اور بہنیں چیخیں پکار رہی ہیں کہ ہمارے بچے, ہمارے بھائی, ہمارے باپ ہمارے حوالے کر دو, لیکن انہیں نہیں مل پا رہے کیونکہ جو نیچے گودام میں لاشیں ہیں وہ ابھی تک ریسکیو نہیں ہو پائیں, وہ ان کو نہیں نکالا جا سک رہا ہے. اس کی کیا ریزن ہے کہ پانی بہت زیادہ وہاں بھر گیا, پانی بہت زیادہ ہے, کنجسٹڈ ہے. پھر ڈیفینیٹلی وہ پانی کے اندر اگر آپ اس کو ریسکیو بھی کرتے ہیں تو وہ ڈیڈ باڈیز اس وقت کافی زیادہ اس کی مخدوش صورتحال ہے. تو کوشش یہ ہے حملے کی کہ پہلے پانی ڈرائی ہو جائے تاکہ وہ ڈیڈ باڈیز بالکل ایز اٹ از اسی طرح باہر آئیں تاکہ ان کی شناخت کی جا سکے. ورنہ تو اس میں ایک ہنگامی بلڈوز آپریشن بھی کیا جا سکتا ہے کہ توڑ کر پورا جو ہے نا نیچے, لیکن اس کی کوشش یہ ہے کہ بے حرمتی بھی نہ ہو لاشوں کی, اور جو ان کے پیارے باہر کھڑے ہیں وہ کم از کم شناخت کرتے وقت وہ شناخت کر لیں, ان کی شناخت ہو جائے, ان میں شناخت میں مشکلات پیش نہ آئیں. تو ہو جائے گا. آج امید ہے کہ وہ پانی ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے. ابھی یہاں تمام فائر ٹینڈرز وغیرہ اور تمام پمپس پہنچ گئے ہیں, تمام ہماری ٹیمز موجود ہیں. یہ جو گرلز ہیں یہ آپ لوگوں نے بعد میں اکھاڑی ہیں, یہ والی تو بالکل اکھاڑی ہیں. آئیے چلتے. یہ وہ واش روم ہے جہاں پر ہے نا, یہاں پر جو ملازمین تھے نا انہوں نے اپنی, کیونکہ یہاں پر آگ زیادہ شدت سے ہوگی تو انہوں نے اس آگ سے بچنے کے لیے اس واش روم کا رخ کیا, لیکن یہاں پر بھی ان کی زندگی محفوظ نہیں رہی. اور لاکھ تعداد یہاں پر ہم نے باڈی سے ریکور کی. ایک اس جگہ سے یہ اسٹیپ سے ہم نے اٹھائیں, لڑکیاں بھی تھیں, لڑکے بھی تھے. یہ دیکھیں چپلیں, ان بہنوں کی چپلیں جو شہید ہو چکی, ان بھائیوں کی چپلیں ہیں جو شہید ہو چکے. یہاں پر بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ شہید ہو گئی, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اس کو مارا گیا ہے جناب. یہ ایک مرڈر ہے. اس کو میرا خیال ہے اگر ہم اس طرح اس کیس کو لے کے چلیں گے, یہ مرڈر کیا گیا ہے باقاعدہ جانتے بوجھتے ہوئے. اگر مجھے پتا ہو کہ اس گھر میں آگ لگی ہے اور میں باہر سے اس گھر کا دروازہ بھی بند کر دوں اور چاروں طرف سے اس کو گرل سے پیک بھی کیا ہوا ہو میں نے, تو یہ ایک مرڈر ہے. یہ کوئی سانحہ نہیں, کوئی حادثہ نہیں ہوا. یہ حادثہ تب تک رہتا اگر اس وہاں تالا نہ لگتا.
वो हादसा था, और हादसे के बाद एक जो सानिया गुजरा के कोई रुक ठहरा ही नहीं हादसा देखने के लिए। जनाब, ये है हमारे लोगों की पहचान, ये है वो लोग। क्या उस मैनेजर के घर में औलादें नहीं होंगी? क्या उस चौकीदार के घर में जिसने बाहर का ताला भी लगाया था, क्या उसकी माँ बहनें बेटियां, उसकी औलाद, उसका बेटा नहीं होगा? नहीं, आज उसके वो सब कुछ होगा, लेकिन उसका ज़मीर एक दिन उसे जरूर झंझोड़ेगा और कहेगा कि अपने आप से पूछो कि तुमने क्या किया और तुम किसके आगे जवाब दो। मेरे आगे नहीं हो, किसी गवर्नमेंट के आगे नहीं हो। मैं नहीं चाहती जिस आम खबर आपको दें कि कराची में सानहा बल्दिया की तहकीकात। भाई आप कल से यहाँ काम कर रहे हैं? कल से यहाँ काम कर रहा हूँ। अब तक कितनी लाशें यहाँ से आपने कितनी रेस्क्यू करी थी? तकरीबन मैंने खुद 18 मैंने निकाली है, 18 डेड बॉडी मैं खुद निकाल चुका हूँ। तो उनमें से कोई ऐसी थी जिसकी पहचान की जा सके? सब जल के 11 डेड बॉडी ऐसी थी जिनका शनाख्त होना बहुत मुश्किल था। नाज़रीन, ये अगर आप नीचे दिखाएं तो इस वक्त लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, क्योंकि गम और गुस्से के आलम में हैं लोग, जिनको अब तक अपने वर्सा की लाशें नहीं मिली है। तो ये एहतजाज हो रहा है जिसको हम बाद में कहेंगे कि लो हमारे अपने ही लवाहिकीन के लिए लड़ने झगड़ने लगे। लेकिन सोचें, अगर आपके घर में आपके ही वारिस की लाश ना पहुंचे तो कितनी तकलीफ आपको होगी। आइए मैं अपने सवालों का सिलसिला दोबारा से शुरू करती हूँ। ये वो कपड़ा था जिसको चोरी ना करने के दुख में ये इतनी ग्रिलें लगाई गई थी। तो जरा सोचिए मेरे भाई, जिसकी ये फैक्ट्री थी, कि तूने चोरी ना करने के लिए ये ग्रिलें तो लगा दी, आज वही फैक्ट्री जल के खाक हो गई। उस कपड़े को तूने बचा लिया, लेकिन कितनी ही लाशें इस कपड़े में दफन हो गई हैं बिना कफन के। ये जो अभी करंट सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है, लोगों का गम और गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल बरहक है। बिल्कुल, इस वक्त तो बहुत ही गम और गुस्से की कैफियत है। जिनके लवाहिकीन नहीं मिल पाए वो ज़ाहिर है वो उसमें हैं, और एक फैमिली पूरी फैमिली यहाँ मौजूद है। एक घर से 10-10 लोग यहाँ मौजूद हैं, और वो इसी उम्मीद में मौजूद हैं कि किसी तरीके से पता चल सके। फिर दूसरा ये कि अस्पतालों में भी इस वक्त इमरजेंसी है। लाशों की सबसे बड़ी बात है शनाख्त का मसला है। शनाख्त हो रही है अब्बासी में, सिविल में, जिना में, और उनके डीएनएस के जरिए ज़ाहिर है उसमें टाइम लगेगा। ये एक तकलीफ प्रोसेस है। आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए भी हम आवाम को मैसेज दे रहे हैं कि जनाब देखें, इसमें सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी आजमाइश से हमारे शहर को गुजार रहे हैं, और ये हमारे तमाम शहर के लोग इसमें गुजर रहे हैं इस मुश्किल से, लेकिन थोड़ा सा सब्र कर लें ताकि इस बड़ी आजमाइश। मुझे लग रहा है हम इसमें तो मुसलसल गुजरते ही चले जा रहे हैं। कभी हम देखते हैं तो टारगेट किलिंग की सूरत में, कभी हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कुछ सूरत हाल नजर आ रही है। आए दिन के वाकयात हमारे सामने पेश आ रहे हैं, और सबसे बड़ा वाकया पाकिस्तान की हिस्ट्री का जो ये था कि एक दिन में 300 से ज्यादा लाशों का निकलना, ये अब तक किसी भी हादसे में नहीं हुआ था। तो और इसके लिए भी अब भी अगर हम खामोश हैं, मेरा ख्याल है कि अगर हनीफ भाई, जैसा हम शुरू में बात कर रहे थे कि अगर अब भी सजा नहीं दी गई, सजा के खौफ से ही आदमी डरता है, और अब भी सजा नहीं सुनाई गई किसी एक को भी, तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें होती रहेंगी और बाकी फैक्ट्री मालिकान जो है वो फिर अगेन उसी तरह खामोश रहेंगे। नहीं, ये बहुत ही अभी सख्त किस्म के ज़ाहिर ऑर्डर भी दिए गए हैं, और फौरी तौर पर कोशिश भी की जा रही है कि तमाम फैक्ट्रीज जो है ना उनको असर-ए-नौ मॉनिटर किया जाए, असर-ए-नौ उनको देखा जाए, उनकी एनओसीज दोबारा से रिव्यू की जाएं, उनके डिफेंस, उनकी लेबर, जिस डिपार्टमेंट से मुताल्लिक है उन तमाम को देखा जाए। क्योंकि ये हादसा एक समझें कि एक बहुत बड़ा सानिया होने के साथ हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान का 9/11 हो गया है। उसके बाद हमें वो सारे मेजर्स लेने हैं और बेरहमाना तरीके से वो मेजर्स लेने हैं। तो इसमें पूरी चीफ मिनिस्टर साहब, गवर्नर साहब और इवन पूरी हाई अप्स इसमें इन्वॉल्व है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ऐसे हादसा से बचाव की सूरत हाल हम कर पाएंगे। हम इस सानिया को सिर्फ सानिया नहीं ले सकते, ये एक मर्डर है तो हम इसे मर्डर की तरह ही लेंगे। ये वो थे जिनको आप कहते हैं कि नाकारा रखे गए, यहाँ नीचे भी इसी तरह के सिलेंडर रखे गए, फायर फाइटर आइटम रखे गए, लेकिन हमने सब कुछ चेक किया जो नाकाबिल इस्तेमाल थे। यहाँ तो खैर आग लगी है, लेकिन जिस पोर्शन में आग नहीं लगी वहाँ बिल्कुल हैजर्डस पड़े हुए हैं गुलदस्ते की तरह, और उसे कभी हमने जब उसके इस्तेमाल किया उससे लिक्विड की वजह से पाउडर निकल रहा था, लिक्विड। इन जानों का कौन हिसाब देगा? कौन है वो शख्स जिसके गिरेबान तक हमारे हाथ जाएंगे? ये सोचते हैं हम
लेते एक छोटे सा ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे दोबारा।